हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। और इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका एक वर्ड हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन वर्ड ट्रिगो सॉरी ट्राइगोनमेट्री ट्राइगोन और मेट्री, ये थ्री वर्ड से मिला है। ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी इसमें जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपका अगर बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इन तीनों ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल्स का थ्री साइड्स होगा और थ्री एंगल्स होगा, है ना। ट्राइंगल्स का तीन साइड होगा और आपका तीन एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखिए बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपका ए हो गया, ए बी सी। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है और हमेशा 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 the side opposite to 90 degree is equal to is called hypotenuse and remaining two sides are called base and perpendicular। तो वो डिपेंड करेगा कि हम ट्राइंगल्स का कौन सा एंगल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एंगल ले लिया थीटा, यहाँ पे हमारा एक एक्यूट एंगल थीटा हो गया। तो इस एक्यूट एंगल थीटा के सामने जब भी हम कोई एक्यूट एंगल लेंगे तो हमेशा उस एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड रहेगा उसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस थीटा की बात कर रहे हैं जो कि थीटा आपका एंगल सी के पास है, वर्टिकल सी पर है। तो इस थीटा के सामने का जो साइड बोला जाएगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड जो रहेगा उसको हम बोल देंगे बेस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हमेशा 90 डिग्री के सामने का जो साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और एक्यूट एंगल थीटा के सामने का साइड रहेगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और फिर रिमेनिंग साइड जो बच जाएगा उसको बोल देंगे बेस। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है हम ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ है कि हम लोगों ने या फिर मैथमेटिशियन ने 6 रेशियो डेवलप किया है। ठीक है, इसमें जो पहला रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। और हमेशा हम एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। तो हमारा जो पहला रेशियो निकल के सामने आता है इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो बोलते हैं। तो जैसे पहला हो गया साइन। अब साइन की बात करते हैं तो साइन के साथ हम थीटा एंगल लेंगे, मतलब इस एंगल के लिए साइन। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा जो रहता है इसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वैल्यू प्रूवन वैल्यू है, इसको मैथमेटिशियंस ने मतलब इसको माना जाता है कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इस तरह से आपको 6 आइडेंटिटीज पढ़नी है, जिसमें पहला है sin थीटा,
तो साइन थीटा मतलब किसी भी एंगल के लिए अगर हम साइन आइडेंटिटी की बात करेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगा थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए देखिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका p हो गया और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा। मतलब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो वैल्यू हो गया ये हो गया आपका AB, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो हो गया ये हो गया आपका AC। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ इस ट्रायंगल से आता है आपका AB अपॉन AC। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है उसको बोलते हैं कॉस, ठीक है। तो कॉस थीटा लेंगे क्योंकि हम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा जो वैल्यू जो होता है ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या हो गया आपका, बेस हमारा इस साइड BC पर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, ठीक है। अगला हमारा है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर जो रहेगा इस कंडीशन में ये आपका हो गया AB और बेस हमारा हो गया BC, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर अगला हमारा आइडेंटिटी आती है, ये होता है cot थीटा। और cot थीटा जो रहता है इसको हम बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB, ठीक है। इस तरीके से 4 आइडेंटिटीज हो गई। अभी हमारे पास 2 आइडेंटिटीज बची हुई हैं। तो अगर हम 2 आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं पर। तो 2 आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो अगला हमारा जो होता है ये होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारा है AC और बेस हमारा है BC। तो इसको हम बोल देंगे AC अपॉन BC। ये सेक थीटा वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जो रहता है ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो रहता है इसका वैल्यू इस ट्रायंगल के हिसाब से AC है और हमारा जो परपेंडिकुलर है ये हमारा AB है। तो इस तरीके से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो 6 रेशियोज होते हैं इन सभी 6 रेशियोज का वैल्यू आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। आपको सभी साइन जितने भी रेशियो दिए हुए हैं उसका वैल्यू याद करना पड़ेगा। sin थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी 6 वैल्यू याद करना पड़ेगा। थैंक यू। ओके नेक्स्ट देखिए, और फर्दर कॉन्सेप्ट जो रहेगा अब इसमें हमें देखना है इनवर्स। पहले तो हम फॉर्मूला पहले एक अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि जितना फॉर्मूला में पीछे पड़ा उसको तब लर्न करना मुश्किल होता है। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बता दे रहा हूँ जिसमें कि आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिख लें साइन कॉस tan और फिर आपका कॉसेक सेक कॉट इज इक्वल टू ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में लिख के याद कर सकते हैं। इस
इस तरीके से। जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉस का, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इस जगह पर है तो कॉस को बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h। फिर जैसे हम बात करते हैं टेन का, तो टेन को क्या बोल सकते हैं, p अपॉन b, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला आप ट्रिक इसको जल्दी शॉर्ट टर्म में लिख कर याद कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो हमको कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक पोजीशन ये है, तो कॉसेक जो रहेगा वो नीचे है, तो हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे। तो जैसे निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन t, मतलब h नीचे से ऊपर जाना है क्योंकि नीचे है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हम शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। इतने पीछे 6 आइडेंटिटीज हमने पढ़े, उन सबको शॉर्ट टर्म में जल्दी से याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे देखिए, sin थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है, और cos थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं। sin का वैल्यू हो रहा है, अगर मैं इसको लिखने के बाद sin थीटा इक्वल टू हो रहा है p अपॉन h। और फर्दर देखते हैं cosec का, तो cosec थीटा इक्वल टू आता है h अपॉन p, है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में इनवर्स है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनवर्स रिलेशनशिप, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec और cosec इक्वल टू 1 अपॉन sin। इसको वेरीफाई मैंने इससे कर दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में इनवर्स हो गए। अब जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है, अब इसमें देखिए cos में, तो cos क्या होता है, सिमिलरली देखते हैं, तो cos इक्वल टू b अपॉन h है, और sec इक्वल टू h अपॉन b है। तो ये दोनों भी आपस में इनवर्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। और फिर लास्ट में tan देखिए, tan इक्वल टू है p अपॉन b, और cot इक्वल टू है p अपॉन b, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे का इनवर्स हो गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनवर्स देख लिया कि साइन जो होता है वो cosec का इनवर्स होता है, और cos होता है वो sec का इनवर्स है, tan cot का इनवर्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं। जैसे कि आपके एक्सरसाइज नंबर 8.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें क्या है, दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल एट B, मतलब वो ट्रायंगल जो है B वर्टेक्स पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और A और C हमारा ये दो वर्टेक्स हो गए, ठीक है।
एंड आल्सो गिवन AB इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। तो इसमें दिया हुआ है कि AB जो है हमारा 24 है। मतलब अगर हम बात करते हैं AB का, AB इज गिवन 24 सेंटीमीटर। AB आपका है 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7। BC जो गिवन है वो 7 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको फाइंड करना है साइन A कॉस A एंड फिर फाइंड करना है साइन C और कॉस C। ठीक है, तो हमको इतना वैल्यू फाइंड करना है साइन A कॉस A, यहाँ पे C एंगल है, साइन C कॉस C। ठीक है, देखिए तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि दो साइड AB गिवन है, BC गिवन है। अभी हमको साइड AC नहीं गिवन है, और आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब तीनों साइड पता होगा तभी हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड AC निकालना है। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का आपने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत फेमस थ्योरम पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है तीसरी साइड निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपका होता है h² इज इक्वल टू b² प्लस b², यानी कि सबसे बड़ी साइड जो होती है यानी हाइपोटेन्यूज जो होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। तो यहाँ हमने अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो तो हमारा साइड AC हो जाएगा, क्योंकि AC 90 डिग्री के सामने का साइड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AC² इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर हमारा 24 है, इसको कर सकते हैं 24 स्क्वायर, और बेस को हम 7 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 7²। ठीक है, देखिए इसमें वैल्यू P और V एंगल पर डिपेंड करेगा। हमने यहाँ पे 24 समझ लिया है, आप इसको आगे पीछे भी कर दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। ठीक है, और 7 स्क्वायर होता है 49। फिर इसको हम फर्दर प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 695 एंड 2 एंड 6, यहाँ पे जाएगा 6 9 15, कैरी हो गया 1, 7 और 8 4 12, फिर कैरी 1 5 1 6, 625। AC² इज इक्वल टू हो गया 625। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं तो अगर हमको बेस फाइंड करना होता है तो हमको पावर इक्वल करना पड़ता है, और अगर हमको पावर फाइंड करना होता है तो बेस इक्वल करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे बेस फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके पावर इक्वल करना पड़ेगा। तो ये जो होता है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो इसको भी पावर 2 में करेंगे तो आपको पता होगा 625 जो रहता है 25 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब AC हमारा जो था, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं गिवन था, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, उसका वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, हमको फाइंड करना है साइन A cos A। तो हमें तीनों साइड पता चल गया। अब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप फॉर्मूला से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A cos A, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखिए, तो इसमें साइन A निकालना है और cos A निकालना है। साइन A का वैल्यू जो रहता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे, साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी अगर कुछ फॉर्मूला पढ़ा इसका P/H होता है। और अगर देखिए, अगर हम एक एंगल की बात करेंगे, ए एंगल की बात करेंगे, तो ए एंगल के सामने किसी भी एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होगा हम उसी को परपेंडिकुलर लेंगे। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो साइड BC हो जाएगा।
तो अगर हम एक बार ट्राइंगल के फॉर्म में लिख देते हैं, जिस फॉर्म में ट्राइंगल एबीसी गिवन है, तो इसको हम बोल सकते हैं बीसी और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है एसी, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, अब बीसी का वैल्यू पता चल गया हमको, तो बीसी इज इक्वल टू 7 है और एसी इज इक्वल टू हमने निकाला अभी 25, यानी यहाँ पे साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इसी में दूसरा पार्ट दिया है कॉस ए। तो कॉस ए में इस एंगल के लिए कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर हम इस एंगल की बेस की बात करेंगे तो बेस हो जाएगा आपका ए बी, क्योंकि ये आपका बी सी परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, जैसे हाइपोटेन्यूज हो गया तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। फिर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos A is equal to AB is equal to given 24 and AC is equal to given 25। ये आपका आंसर हो गया 24/25 वैल्यू ऑफ cos A। ठीक है, देखिए अब हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है, जिसमें हमको फाइंड करना था साइन सी कॉस सी। तो अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है, यहाँ पे हम एंगल ए की बात करते थे, बट यहाँ पे हम सी की बात करेंगे। तो एंगल सी के लिए जो रहेगा वो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए बी, क्योंकि हमेशा एक्यूट एंगल के सामने का साइड ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सी सी हो जाएगा। तो अगर आप निकालेंगे वैल्यू साइन सी का, तो साइन सी के लिए जब परपेंडिकुलर होता है वो आपका होता है ए बी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका, वो तो फिक्स है ए सी। तो यहाँ से आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी सी की बात करेंगे, सी की केस में आपका जो आंसर हो जाएगा वो 24/25 होने वाला है। ठीक है, और इस तरीके से cos सी निकालेंगे, तो क्योंकि cos सी का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी के लिए बेस हमारा BC हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं BC और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AC। इसको हम बोल सकते हैं 7/25, ये हो गया हमारा cos सी का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से साइन ए cos ए और साइन से cos सी का ये आंसर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का है तो हम इसको स्किप करते हैं, थर्ड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, इसमें हमको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ cos ए एंड वैल्यू ऑफ tan ए। आपको गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हमको cos ए और tan ए का वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि देखो साइन हमको साइन ए गिवन है, तो साइन ए का मतलब क्या होगा कि साइन का फॉर्मूला होता है, जो साइन थीटा होती है ये आपके होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसका वैल्यू है 3/4। तो यहाँ से क्या आपको समझ कुछ समझ आ रहा है, इसका मतलब समझ आ रहा है कि अगर आप आपने पढ़ा होगा रेशियो में, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ इस जो वैल्यू गिवन है आपको, इसका बोल सकते हैं P इज इक्वल टू 3K। ठीक है, और H इज इक्वल टू बोल सकते हैं 4K। आप लोग कहेंगे आपने यहाँ पे K क्यों लिया, क्योंकि देखो ये हमारा जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हो सकता है कि कोई इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है 6/9, तो 6/9 में क्या होगा, यहाँ पे इसको हमें कैंसिल करके लिखना पड़ेगा 2/3। 6/9 एक्चुअली में रॉन्ग हो जाएगा,
2.9 2.3 जो रहेगा ये इसका प्रॉपर फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये जो हमको 3/4 गिवन है, इसको हम डायरेक्टली p = 3 नहीं लेकर के p = 3 के लेंगे और h = 4 के लेंगे। ओके, तो अब हमको क्या करना है, अब देखिए क्योंकि हमको फाइंड करना है cos ऑफ tan का वैल्यू, तो cos = होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का जब तीनों साइड पता रहेगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक सभी रेशियोज निकाल पाएंगे। तो इसमें देखिए हमको p पता चल गया, h पता चल गया, लेकिन हमको p यानी बेस नहीं पता है। तो चलिए हमको बेस निकाला जाए। जैसे मान लो हमने ट्रायंगल इसको a बोला गया, a हम यहाँ लिख देते हैं, b यहाँ लिखते हैं, c यहाँ लिख देते हैं। तो a के केस में परपेंडिकुलर हो गया आपका 3k और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 4k। अभी हमको ए बी यानी बेस निकालना है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4k² = 3k² + ab²। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है ab² बोल सकते हैं 4k² - 3k²। इसको हम कर सकते हैं 16k² - 9k² होल स्क्वायर होगा तो 16k² हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस करने पर आपका हो जाएगा ab² = 16 - 9 7k²। अब देखिए क्योंकि हमको निकालना है ab निकालना है यानी बेस निकालना है, तो उसका फाइंड करने के लिए हमें इसका रूट करना पड़ेगा। क्योंकि 7 का तो रूट हो नहीं सकता, इसलिए 7 को हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ab तो 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हम इसको लिखना पड़ेगा 7 को √7। अब k का स्क्वायर है तो k बाहर निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा √7k। यानी यहाँ से हमारा जो ab था जिसको जो कि बेस है एंगल a के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो वैल्यू आ गया ये आ गया √7k। ठीक है, अब हम आसानी से cos a और tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे निकाला जाए, cos a = होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a के लिए बेस हमारा हो जाएगा ab और ab का वैल्यू हमने निकाला, ab का वैल्यू निकाला हमने कितना √7k और हाइपोटेन्यूज हमारा 4k ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आपका cos a जो रहेगा ये वैल्यू हो जाएगा √7/4। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। फिर हमको tan a निकालना है। tan a = होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC, परपेंडिकुलर हो गया BC और BC का वैल्यू कितना था, हमने कितना निकाला था, 3 निकाला था। ठीक है, BC का वैल्यू जो था वो यहाँ से हमने निकाला था 3k, तो ये हमारा हो गया 3k और बेस यानी हो गया हमारा AB यानी हो गया हमारा 1/7k। अब इसमें क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालोगे tan a = हो जाएगा 3/7। या फिर इसको मैं थोड़ा सा सही लिखता हूँ आपको देखने जाएगा सही से। इसका वैल्यू हो गया 3/7। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया tan a का, ये वैल्यू हो गया cos a का, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो थैंक्स फॉर ऑफ यू।